हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का 25 सबसे इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न को देखने वाले हैं। आपको याद रखना है कि संपूर्ण आपको पूरे सब मतलब आपके ऑल किताब से जो पूरे फिजिक्स का जो होता है ना, तो पूरे फिजिक्स के किताब से हमने ओनली आपको 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो केवल इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है बिल्कुल। इसलिए मैं कहूँगा दो बात। सबसे पहले तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। और ये 25 बहुविकल्पीय जो प्रश्न है इसको हम देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, ठीक है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। सबसे पहला हमारा प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। अब बताइए, यहाँ पे चार ऑप्शन है, मीटर प्रति वोल्ट, दूसरा है बी है जूल प्रति न्यूटन, सी है कूलाम प्रति न्यूटन, और यहाँ पे जो डी है न्यूटन प्रति कूलाम। तो बताइए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्या होता है, F/Q होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो बताइए F क्या है, बल है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, और कूलाम का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो बताइए न्यूटन प्रति कूलाम हुआ ना, न्यूटन प्रति कूलाम ये आपको दिखाई दे रहा है। तो आपका जो डी ऑप्शन होगा ये सही हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसी प्रकार आपको सॉल्व करते हुए चलना है, एक एक करके याद करना है। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है। दूसरा आपको कह रहा है कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है। अब निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कूलाम, या न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर, या कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, या न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है कि वैद्युतशीलता का जो मात्रक होता है वो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो ये आपका जो सी ऑप्शन हो जाएगा ये सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं तीसरे अपने क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। अब वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, वेबर है, या वोल्ट प्रति मीटर है, या वोल्ट मीटर है, या न्यूटन प्रति कूलाम है। तो ये भी आपको याद रखना होगा कि वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। अगला, इसका तो आप फॉर्मूला जानते हैं ना, क्या होता है, EdS cos थीटा, वही तो होता है ना वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। अगला आता है चौथा, आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखाई भी दे रहा होगा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि चौथा क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, 2 × 10⁻18 जूल, या 1.5 × 10⁻⁻9 जूल, या 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, या 2.4 × 10⁻⁻19 जूल। तो ये तो बात आपको पता ही होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट होता है इसका मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। ये बात आप जानते होंगे। तो ये आपका जो सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला आते हैं जो है पांचवा हमारा क्वेश्चन है, उसको भी हम देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि वैद्युत विभव का मात्रक है। अब वैद्युत विभव का मात्रक क्या है, जूल प्रति कूलाम, या जूल कूलाम, या कूलाम जूल, या न्यूटन प्रति कूलाम। तो बताइए वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। ये बात आप जानते होंगे कि वैद्युत विभव V = W/Q होता है। और जो W क्या है, कार्य है, तो कार्य का मात्रक होता है जूल, और कूलाम का मात्रक मतलब आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम होगा, तो जूल प्रति कूलाम। तो ये आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। आते हैं छठा अपने क्वेश्चन पे। छठा हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि संधारित्रों में प्रयोग किए जाने वाले परावैद्युत पदार्थ है। अब संधारित्रों में कौन सा मतलब परावैद्युत पदार्थ का यूज किया जाता है, उपयोग। यहाँ पर ऑप्शन है मोम का, कागज का, या अभ्रक का, या ये सभी का। तो याद रखेंगे दोस्तों कि जो संधारित्र दो समांतर प्लेट इस प्रकार होता है, तो इनके बीच जो परावैद्युत पदार्थ का जो यूज किया जाता है वो मोम का भी होता है, कागज का भी होता है, अभ्रक का भी होता है। तो इसलिए हम कहेंगे ये सभी होंगे। समझ गए? तो इस तरीके से आपको तैयार रखना है। आते हैं सातवें क्वेश्चन पे। तो सातवां यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। अब विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम मीटर है, या ओम प्रति मीटर है, या ओम प्रति मीटर स्क्वायर है, या एम्पियर है।
तो आपको याद रखना है कि जो इसका विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। ठीक है, अब विशिष्ट प्रतिरोध को एक और बात आप जानते होंगे, विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता के नाम से भी हम जानते हैं। तो कभी कभी आपसे ये भी कह सकता है प्रतिरोधकता। आते हैं अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। देखिए 9th हमारा जो 8 क्वेश्चन है आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, 8वां हमारा क्वेश्चन है कि एक तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा। मतलब कह रहा है कि एक तार की लंबाई को खींचकर 2 गुनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका न्यूमेरिकल जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, 4R हो जाएगा। जब तार को क्या करते हैं हम 2 गुनी लपेट देते हैं, 2 गुनी तार को लंबाई को खींच कर देते हैं तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो इतना हो जाएगा। ठीक है, ये एक सूत्र होता है जहाँ पर N जो क्या होता है NR होता है, जहाँ पे क्या है जैसे जो क्या होता है अगर इस तरीके का कहे तो NR हम कर देंगे, जहाँ N क्या है, जहाँ अगर मान लेते हैं यहाँ पे कह दिया कि एक तार की लंबाई को खींचकर 2 गुनी कर दिया जाए तो 2 गुनी कहेगा तो N के जगह पर हम 2 रख लेंगे तो 2 दूना 4 होता है। तो यहाँ से क्या हो गया 4R हो गया कि नहीं। तो यही आपका होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल आप पढ़ेंगे इस चैप्टर का तो आपको समझ में आएगा। जल्दी हम इस चैप्टर का न्यूमेरिकल भी आपको कराएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका आता है इस चैप्टर का। देखिए अगला आपका क्वेश्चन है 9th जो क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। अब किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, यहाँ पे कह रहा है वैद्युत ऊर्जा का, प्रतिरोध का, घनत्व का या धारा घनत्व का या विशिष्ट प्रतिरोध भी हम कह सकते हैं या प्रतिरोधकता का। तो ये बात आपको पता होगा कि जो किलोवाट घंटा होता है ये ऊर्जा का मात्रक होता है, वैद्युत ऊर्जा का। तो ये आपका ऑप्शन जो क्या हो जाएगा ए होगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो नया हमारा 10th क्वेश्चन आता है, ध्यान से यहाँ पे समझने वाला है। 10वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है। अब किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पे या आवेश संरक्षण पर या द्रव्यमान संरक्षण पर या इनमें से कोई नहीं। तो ये भी बात आपको पता होगा कि जो किरचॉफ का फर्स्ट होता है, जो किरचॉफ का प्रथम नियम है, ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है और जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पे आधारित होता है। तो इस बात को आपको याद रखना है। चलिए आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 11वां हमारा क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। अब चुंबकीय क्षेत्र का है या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। अब क्या है, वेबर प्रति मीटर है या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या वेबर है या वेबर मीटर है। तो ये बात आपको याद रखना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की जो मात्रक होता है वो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला आता है हमारा जो है 12वां क्वेश्चन, आपको दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर चाल, मतलब समांतर चाल से गतिशील आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल क्या होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कह रहा है कि क्यू बी भी, यहाँ पे क्यू बी बाई एम कह रहा है या एम बाई क्यू बी यहाँ पे 0 कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे इतनी बात आप जानते भी होंगे कि क्यू आवेश है, बी क्या है वेग है। ठीक है, और जो बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो समांतर चाल से क्या हो रहा है, गतिशील है। तो यहाँ पे जो लगने वाला जो बल होगा ना वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। इसी तरीके क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में तो आपको करना होगा। आगे हम देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगला ये हमारा क्वेश्चन है जो 13वां आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि किसी एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। अब देखिए यहाँ पे कह दिया ना कि किसी एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत, यहाँ पे याद रखेंगे क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। अब इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे कह रहा है प्रवलयाकार हो जाएगा, दीर्घ वृत्ताकार होगा या सरल रेखीय होगा या वृत्ताकार होगा। तो याद रखेंगे जब कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है वो एक सामान्य रूप से क्या करता है, गति करता है, तो उसका जो पथ होता है वो वृत्ताकार होता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला आता है 14वां हमारा क्वेश्चन जो यहाँ पे कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है टेस्ला है या वेबर प्रति मीटर है या न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर या सभी। तो आपको याद रखना है
कि जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, टेस्ला भी होता है, ठीक है, वेबर प्रति मीटर या न्यूटन प्रति क्या होता है इनमें आपका ये सभी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो टेस्ला होता है वो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अब वेबर प्रति मीटर को आप तोड़ेंगे तो न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर भी आएगा। तो देखिए तीनों इसका मात्रक होता है, इसको आपको याद रखना है। आगे अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये 14 क्वेश्चन, इसके बाद आता है हमारा 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है। अब लेंज का नियम है किस राशि के संरक्षण पर आधारित है, यहाँ पे कह रहा है ऊर्जा संरक्षण के, आवेश संरक्षण के, संवेग संरक्षण या द्रव्यमान संरक्षण। तो ये भी बात आपको याद रखना है कि जो लेंज का नियम है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ये तो बात पहले ही हमने पढ़ाया हुआ है, बहुत पहले ही हमने टॉपिक पढ़ा दिया था, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 16वां हमारा क्वेश्चन है कि अन्योन प्रेरण का एसआई मात्रक है। अब अन्योन प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है, ओम है, टेस्ला है, हेनरी है या वेबर है। तो इस बात को आपको याद रखना है कि अन्योन प्रेरण का जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला अपना 17वां क्वेश्चन आता है कि 1/रूट में म्यू0 एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे कह रहा है कि न्यूटन प्रति कूलाम, यहाँ पे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, फैराडे या मीटर प्रति सेकेंड। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसका जो मात्रक होता है वो आपका जो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अब इतनी बात जानते हैं ना कि म्यू0 क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, ठीक है। म्यू0 है चुंबकशीलता और जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है, वैद्युतशीलता, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, हमारा क्वेश्चन है कि सबसे अधिक आवृत्ति की वैद्युत चुंबकीय तरंग है। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि सबसे अधिक आवृत्ति वाले वैद्युत चुंबकीय तरंगे कौन कौन से हैं। तो इसको याद रखना है, कह रहा है पहला है परावैद्युत जो परावैगनी तरंगे या गामा तरंगे या दृश्य तरंगे या रेडियो तरंगे। तो ये भी बात आपको याद रखना है कि सबसे अधिक जो क्या होती हैं तरंगे होती हैं वो कौन से होती हैं, गामा तरंगे होती हैं जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। और एक और बात याद रखेंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जरूर तैयार रखेंगे। इसका गुण भी आपको तैयार रखना है, ठीक है, क्योंकि जब भी पूछता है गुण के साथ पूछता है। अगला आता है 19वां हमारा क्वेश्चन है कि म्यू0 इंटू मतलब म्यू0 एप्सिलॉन नॉट के पावर -1/2 का मान है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसका मान क्या है। यहाँ पे कह रहा है 3 × 10⁷ मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पर 3 × 10⁹ मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पर 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये आपका 4 ऑप्शन आपको दे दिया। इसका कह रहा है सिंपल वे में कि इतना का मात्रक मतलब इतना का मान क्या होगा। तो देखिए इतना बराबर प्रकाश का जाल होता है। अब प्रकाश का जाल हम जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस विकिरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। अब कह रहा है कि किस विकिरण का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो न्यूनतम होता है। न्यूनतम मतलब समझ रहे हैं ना, कम होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक्स किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि जो गामा किरणें होता है इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे क्या होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो इसको आपको तैयार रखना है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 21वां हमारा क्वेश्चन है कि कोई प्रकाश वायु से जल में प्रवेश करता है तो क्या अपरिवर्तित रहता है। यहाँ पे कह रहा है कि कोई मतलब प्रकाश वायु से जल में प्रवेश करता है। अब वायु क्या है, एक विरल माध्यम है, ठीक है, और ये क्या है, जल क्या है, सघन माध्यम है। तो ये भी आपसे कह सकता है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या अपरिवर्तित रहता है, मतलब क्या नहीं बदलता है। कह रहा है वेग, आयाम, तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति। तो ये भी बात आपको याद रखना है कि जो आवृत्ति होता है ये क्या होता है, कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। तो ऑप्शन जो आपका ये हो जाएगा डी, ये सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 22वां हमारा क्वेश्चन है कि फोटोन की ऊर्जा का सूत्र है। अब फोटोन की ऊर्जा का सूत्र है, यहाँ पे hc/λ कह रहा है, यहाँ पर hc/λ कह रहा है, यहाँ पे hc कह रहा है, यहाँ पर hμ/p कह रहा है।
तो आपको याद रखना है कि फोटोन की ऊर्जा का सूत्र जो होता है वो hc/λ होता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला आता है, इस सभी सूत्रों को याद रखेंगे, इस पे कभी कभी न्यूमेरिकल भी आपसे पूछ लिया जाता है। अगला आते हैं, देखिए अगला हमारा 23वां जो क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि 1 AMU के तुल्य ऊर्जा है। AMU मतलब समझ रहे हैं, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका तुल्य ऊर्जा है। अब कौन है ऊर्जा, यहाँ पे कह रहे हैं कि 190 MeV। MeV मतलब क्या है, मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। फिर से यहाँ पे कह रहे हैं मतलब 139, ठीक है, 139 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे 913 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह रहा है। तो ये भी बात आपको याद रखना है कि 1 AMU इक्वल टू कितना होता है, ये होता है 931 होता है। ठीक है, तो 931 इसका आपको याद रखना है। अगला आता है 24वां हमारा क्वेश्चन, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए कह रहा है 24वां हमारा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 24वां क्वेश्चन है कि पीएन संधि डायोड का अवक्षय परत होता है। ठीक है, अवक्षय परत कौन सा होता है पीएन संधि डायोड का, यहाँ पे कह रहा है केवल कोटर, केवल इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन व कोटर, और न इलेक्ट्रॉन ना कोटर। ठीक है, तो कोटर आपको पता भी होगा कि कोटर किस प्रकार हम बनाते हैं। इसी प्रकार तो कोटर को जो खाली के स्थान पे हम छोड़ देते हैं उसे तो कोटर कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन, ये सभी आपको पीएन संधि जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो कह रहा है कि पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होता है। अब अवक्षय परत में क्या होता है, तो याद रखेंगे अवक्षय जो परत होता है उसमें न तो इलेक्ट्रॉन होता है और न ही कोटर होता है। तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो हमारा अंतिम क्वेश्चन आता है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अंतिम जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि पीएन संधि का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला पदार्थ है। अब इसमें कौन सा शुद्ध क्या मिलाया जाता है ये आपसे कहा जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे कह रहा है फॉस्फोरस है या एंटीमनी है, एल्युमिनियम है या नाइट्रोजन है। तो ये भी बात आपको याद रखना है कि जब जर्मेनियम या जो सिलिकॉन है उसमें क्या कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, तो एल्युमिनियम मिलाया जाता है। ठीक है, तो इस बात को जो ऑप्शन सी हो जाएगा ये सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों कि पूरे फिजिक्स की किताब से हमने जो 25 महत्वपूर्ण आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताया है ये आपको समझ गए होंगे। अदरवाइज मैं 3 बातें कहूँगा। सबसे पहला तो देखिए इन सभी का नोट्स आपको, इन सभी का PDF नोट्स आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए ब्रदर सर, आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से इसका नोट्स ले लीजिएगा। दूसरी बात, वीडियो में लास्ट तक देखें तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई करते रहिए, आपको प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं तो वहाँ से जाइए और चैप्टर वाइज पढ़ाई कीजिए। और तीसरी बात, चैनल पर नए तो अभी भी चैनल को कहूँगा सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे भी कॉन्टेंट आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।